नमस्कार। इतिहास में कुछ व्यक्तियों के पास सत्ता होती है और सत्ता उन्हें बदल देती है। लेकिन कुछ व्यक्तियों के हाथों में सत्ता आने के बाद सत्ता का अर्थ ही बदल जाता है। आज हम एक ऐसे नेता की कहानी जानेंगे जिनके पास असाधारण अथॉरिटी, अधिकार थी, लेकिन उसे भोगने का अहंकार नहीं था। वे ऊंची आवाज में बोलकर प्रभाव पैदा नहीं करते थे। वे निर्णय लेते थे और इतिहास की दिशा बदल जाती थी। उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या आपने कभी सोचा है, स्वतंत्रता के समय भारत केवल ब्रिटिश शासन से मुक्त हुआ एक देश नहीं था। यह ब्रिटिश प्रांतों, सैकड़ों रियासतों, अलग अलग शासकों, अलग प्रशासनिक व्यवस्थाओं और परस्पर विरोधी राजनीतिक हितों से बना एक अत्यंत जटिल भूभाग था। ऐसी स्थिति में केवल स्वतंत्रता प्राप्त करना पर्याप्त नहीं था। उस स्वतंत्रता को एक यूनिफाइड नेशन स्टेट में बदलना आवश्यक था। और इस असंभव दिखने वाले काम के केंद्र में खड़े थे सरदार पटेल। स्वतंत्र भारत के राजनीतिक एकीकरण में उनकी भूमिका इतनी निर्णायक थी कि उन्हें आधुनिक भारत के प्रमुख आर्किटेक्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन में गिना जाता है। वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल का जन्म गुजरात के नडियाद में माना जाता है। उनकी स्वीकृत जन्म तिथि 31 अक्टूबर 1875 है। एक रोचक तथ्य यह है कि उनकी जन्म तिथि का कोई स्वतंत्र जन्म अभिलेख उपलब्ध नहीं था। सामान्य रूप से स्वीकृत तारीख 31 अक्टूबर 1875 उनके मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र से ली गई मानी जाती है। उनके पिता का नाम झावेर भाई पटेल और माता का नाम लाडबा था। उनका परिवार कृषक पृष्ठभूमि का साधारण आर्थिक स्थिति वाला परिवार था। वल्लभ भाई बचपन से किसी राज परिवार की सुविधाओं में नहीं पले थे। उनकी वास्तविक शक्ति थी सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, डिसिप्लिन, अनुशासन और मेंटल टफनेस, मानसिक दृढ़ता। यही तीन गुण बाद में उनके प्रशासनिक व्यक्तित्व की बुनियाद बने। 1875 सुनने में यह केवल एक वर्ष लगता है, लेकिन इतिहास में कुछ वर्ष केवल कैलेंडर का हिस्सा नहीं होते। वे आने वाले युग की प्रस्तावना बन जाते हैं। यह वो समय था जब भारत की भूमि पर ब्रिटिश साम्राज्य की पकड़ लगातार मजबूत हो रही थी। किसानों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा था, समाज परंपरा और परिवर्तन के बीच खड़ा था और भारतीय चेतना के भीतर एक शांत लेकिन गहरी हलचल जन्म ले रही थी। इसी ऐतिहासिक समय में 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल का जन्म हुआ। उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि एक साधारण कृषक परिवार में जन्मा यह बालक आगे चलकर भारत के राजनीतिक मानचित्र को स्थिरता प्रदान करेगा। वही बालक किसानों की आवाज बनेगा, ब्रिटिश सत्ता के सामने अनुशासित प्रतिरोध खड़ा करेगा और स्वतंत्रता के बाद सैकड़ों रियासतों को एक भारतीय संघ में जोड़ने की ऐतिहासिक प्रक्रिया का नेतृत्व करेगा। यही वल्लभ भाई आगे चलकर पूरे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल और आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत के लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनकी स्वीकृत जन्म तिथि 31 अक्टूबर 1875 और जन्म स्थान नडियाद, गुजरात हैं। पटेल जिस भारत में जन्मे वो राजनीतिक रूप से पराधीन और आर्थिक रूप से दबावग्रस्त था। 1857 के विद्रोह को लगभग 18 वर्ष बीत चुके थे। शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन जा चुका था। प्रशासन अधिक संगठित हो रहा था, लेकिन उसका मूल उद्देश्य भारतीय जनता का कल्याण नहीं, बल्कि साम्राज्य की स्थिरता और राजस्व की निरंतरता था। भूमि कर, ऋण और साहूकारी व्यवस्था ने अनेक कृषक समुदायों को असुरक्षित बना दिया था। इसीलिए 1875 को समझने के लिए हमें केवल महान व्यक्तियों के जन्म नहीं, बल्कि उस समय के सामान्य भारतीय की पीड़ा को भी समझना होगा। इसी वर्ष महाराष्ट्र के दक्कन क्षेत्र में किसानों का असंतोष हिंसक रूप में सामने आया। इसे इतिहास में डेक्कन रायट्स कहा जाता है। किसान बढ़ते कर्ज, अत्यधिक ब्याज और साहूकारों के नियंत्रण से परेशान थे। कई स्थानों पर उन्होंने साहूकारों के बही खातों और ऋण दस्तावेजों को निशाना बनाया। यह केवल अचानक भड़का हुआ क्रोध नहीं था, यह औपनिवेशिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था के भीतर जमा होते संकट का संकेत था। यही कृषक भारत आगे चलकर खेड़ा और बारडोली जैसे आंदोलनों की भूमि बना, जहां सरदार पटेल ने किसानों के आर्थिक प्रश्नों को संगठित राजनीतिक प्रतिरोध में बदला। 1875 का वर्ष सामाजिक और धार्मिक सुधार के इतिहास में भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसी वर्ष स्वामी दयानंद सरस्वती ने बंबई, वर्तमान मुंबई,
में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज ने वेदों की ओर लौटने, शिक्षा के प्रसार, सामाजिक कुरीतियों के विरोध और आत्मसम्मान के पुनर्निर्माण पर बल दिया। इसका प्रसिद्ध संदेश था, बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो। यह अतीत की ओर केवल भावनात्मक वापसी नहीं थी, इसका उद्देश्य भारतीय समाज को अपने बौद्धिक आधार पर पुनः खड़ा करना था। आर्य समाज की स्थापना की तिथि को लेकर उसके अपने विभिन्न प्रकाशनों में 7 अप्रैल और 10 अप्रैल दोनों तिथियां मिलती हैं, लेकिन स्थापना वर्ष और स्थान पर सामान्य सहमति है, 1875, बंबई। इसी वर्ष न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। इसके प्रमुख संस्थापकों में हेलेना पेट्रोवना ब्लवैट्स्की, हेनरी स्टील ऑलकॉट और विलियम क्वान जज शामिल थे। सोसाइटी की आधिकारिक स्थापना तिथि 17 नवंबर 1875 मानी जाती है। बाद में ब्लावत्स्की और ऑलकॉट भारत आए। संस्था का मुख्यालय अंततः अडयार, मद्रास, वर्तमान चेन्नई में स्थापित हुआ। यहां परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर समझिए। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में नहीं, न्यूयॉर्क में हुई थी, लेकिन आगे चलकर इसका भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण, शिक्षा और एनी बेसेंट जैसे व्यक्तित्वों के माध्यम से भारतीय सार्वजनिक जीवन पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा। अक्टूबर 1875 में महारानी विक्टोरिया के ज्येष्ठ पुत्र एल्बर्ट एडवर्ड, तत्कालीन प्रिंस ऑफ वेल्स, ने भारतीय उपमहाद्वीप की विस्तृत यात्रा शुरू की। उन्होंने भारत तथा आसपास के क्षेत्रों के अनेक नगरों और रियासतों का भ्रमण किया। ब्रिटिश दृष्टि से यह यात्रा साम्राज्य की प्रतिष्ठा, राजभक्ति और रियासतों के साथ संबंधों के प्रदर्शन का माध्यम थी। लेकिन इतिहास की विडंबना देखिए। एक ओर ब्रिटिश साम्राज्य अपने वैभव का प्रदर्शन कर रहा था, दूसरी ओर भारत के भीतर सामाजिक सुधार, कृषक असंतोष और आत्मसम्मान की नई चेतना आकार ले रही थी। यह यात्रा 11 अक्टूबर 1875 से शुरू हुई और 1875 से 1876 तक चली। 1875 का समय प्रशासनिक केंद्रीकरण और आधुनिक संस्थाओं के निर्माण का भी दौर था। इसी वर्ष भारत में मौसम संबंधी प्रेक्षणों को अधिक व्यवस्थित रूप देने के लिए इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना की गई। ऐसी संस्थाएं आधुनिक वैज्ञानिक प्रशासन की शुरुआत का संकेत थीं। हालांकि औपनिवेशिक शासन में विज्ञान, संचार और आंकड़ों का उपयोग साम्राज्य की प्रशासनिक आवश्यकताओं से भी जुड़ा हुआ था। तो 1875 को केवल सरदार पटेल का जन्म वर्ष कह देना अधूरा होगा। यह वो वर्ष था जब एक ओर किसान आर्थिक अन्याय के विरुद्ध उठ रहे थे, जब स्वामी दयानंद सामाजिक और वैचारिक पुनर्जागरण का आह्वान कर रहे थे, जब न्यूयॉर्क में स्थापित एक संस्था आगे चलकर भारत के सांस्कृतिक विमर्श से जुड़ने वाली थी, और जब ब्रिटिश साम्राज्य शाही यात्राओं के माध्यम से अपनी शक्ति प्रदर्शित कर रहा था। इन्हीं विरोधाभासों के बीच एक बालक ने जन्म लिया, जिसका परिवार साधारण था, संसाधन सीमित थे, लेकिन जिसकी इच्छा शक्ति असाधारण बनने वाली थी। इतिहास कभी कभी भविष्य की घोषणा शोर के साथ नहीं करता। वह किसी साधारण घर में एक बालक के जन्म के रूप में चुपचाप अपनी सबसे बड़ी संभावना रख देता है। वो वर्ष था 1875 और वो बालक था वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल। अब तक हमने 1875 के महत्व को विस्तार से समझा। चलिए अब इसे केवल 30 सेकंड में याद कर लेते हैं। इसके लिए एक आसान मेमोरी फॉर्मूला है। याद रखिए, PATD, P फॉर पटेल, 31 अक्टूबर 1875, नाडियाड, गुजरात। A फॉर आर्या समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे में इसकी स्थापना की। T फॉर थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में हुई। आधिकारिक तिथि मानी जाती है 17 नवंबर 1875। D फॉर डेक्कन राइट्स, कर्ज, ऊंचे ब्याज और साहूकारों के शोषण के विरुद्ध किसानों का विरोध। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिए, प्रिंस ऑफ वेल्स टूर की शुरुआत हुई 11 अक्टूबर 1875 को। तो बस याद रखिए, PATD पटेल, आर्या समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, डेक्कन राइट्स। यही है 1875 का पूरा क्विक रिवीजन। वल्लभ भाई ने कानून की पढ़ाई की और एक सफल वकील बने। वे गोधरा, बोरसद और आनंद जैसे स्थानों पर वकालत करते रहे। बाद में वे इंग्लैंड गए और मिडिल टेम्पल से बैरिस्टर की योग्यता प्राप्त की। उनकी विधिक सफलता केवल भाषा या तर्क की सफलता नहीं थी। वे मामले की कमजोर कड़ी पहचानते थे, तथ्यों को व्यवस्थित करते थे और भावनाओं से अधिक प्रमाण पर भरोसा करते थे।
यही लीगल रीजनिंग आगे चलकर राजनीतिक वार्ताओं में उनकी सबसे बड़ी शक्ति बनी। ध्यान रखिए, रियासतों का एकीकरण केवल सैन्य शक्ति का परिणाम नहीं था। वो कानून, कूटनीति, मनोविज्ञान, समय निर्धारण और राजनीतिक दबाव का अत्यंत जटिल संयोजन था, और पटेल का कानूनी प्रशिक्षण उन्हें इस भूमिका के लिए तैयार कर चुका था। महात्मा गांधी के प्रभाव ने वल्लभ भाई पटेल के जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने पश्चिमी जीवन शैली से दूर होकर खादी, सादगी और जनसेवा का मार्ग अपनाया। लेकिन पटेल केवल गांधी जी के फॉलोअर नहीं थे। वे गांधीवादी राजनीति को धरातल पर लागू करने वाले अत्यंत सक्षम ऑर्गेनाइजर, संगठनकर्ता थे। गांधी विचार देते थे, पटेल उस विचार को संगठन में, रणनीति में, अनुशासन में और परिणाम में बदलते थे। उन्होंने खेड़ा, बोरसद और बारडोली के किसानों को अहिंसक प्रतिरोध के लिए संगठित किया। 1918 में गुजरात के खेड़ा क्षेत्र में फसलें खराब हुई थी। किसानों की आर्थिक स्थिति गंभीर थी, फिर भी औपनिवेशिक सरकार भूमि राजस्व वसूलना चाहती थी। इस संघर्ष में गांधी जी के मार्गदर्शन और पटेल के संगठनात्मक नेतृत्व के अंतर्गत किसानों ने कर स्थगन की मांग उठाई। पटेल गांव-गांव गए। उन्होंने किसानों को केवल विरोध के लिए नहीं, बल्कि अनुशासित विरोध के लिए तैयार किया। यहां एक महत्वपूर्ण शब्द समझिए, कलेक्टिव बार्गेनिंग। जब अकेला किसान प्रशासन के सामने खड़ा होता है, उसकी शक्ति सीमित होती है। लेकिन जब पूरा समुदाय एक स्पष्ट मांग, साझा अनुशासन और सामूहिक संकल्प के साथ खड़ा हो जाता है, तो सत्ता को बातचीत करनी पड़ती है। खेड़ा आंदोलन ने पटेल को जनसंगठन का बड़ा अनुभव दिया और उन्हें गुजरात के प्रभावशाली नेताओं में स्थापित किया। 1928 का बारडोली सत्याग्रह पटेल के जीवन का निर्णायक अध्याय था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी की सरकार ने भूमि राजस्व में वृद्धि की थी। किसानों का कहना था कि उनकी आर्थिक क्षमता इस बढ़े हुए कर को वहन नहीं कर सकती। पटेल ने आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करने से पहले स्थिति का अध्ययन किया। उन्होंने किसानों को स्पष्ट चेतावनी दी, संघर्ष तभी सफल होगा जब लोग अपनी एकता बनाए रखें, हिंसा से दूर रहें, संपत्ति जब्ती का सामना करने को तैयार हों और बीच में समझौता करके आंदोलन को कमजोर न करें। यही था उनका स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, रणनीतिक नेतृत्व। वे केवल भावनात्मक भाषण नहीं देते थे, वे लोगों को संघर्ष की वास्तविक कीमत पहले से बताते थे। आंदोलन के दौरान बारडोली की महिलाओं ने सम्मानपूर्वक उन्हें सरदार अर्थात नेता या प्रमुख कहना शुरू किया। यही उपाधि आगे चलकर उनके नाम का अस्थायी हिस्सा बन गई। परीक्षा के लिए याद रखें, बारडोली 1928, रेवेन्यू प्रोटेस्ट। टाइटल सरदार अर्थात बारडोली 1928, बढ़ा हुआ भूमि राजस्व और सरदार की उपाधि। सरदार पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कुशल संगठनकर्ताओं में थे। वे केवल जन आंदोलनों के नेता नहीं थे, वे संगठन के भीतर चुनावी व्यवस्था, कार्यकर्ता प्रबंधन, धन संग्रह, अनुशासन और राजनीतिक रणनीति के लिए भी जाने जाते थे। 1931 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की। इस अधिवेशन का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि इसमें फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, मौलिक अधिकार एवं आर्थिक नीति से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया। यह प्रस्ताव आगे चलकर नागरिक स्वतंत्रताओं, श्रमिक अधिकारों और सामाजिक आर्थिक न्याय पर भारत की संवैधानिक सोच के विकास में महत्वपूर्ण माना गया। संभावित परीक्षा प्रश्न, 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? उत्तर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन और क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े राष्ट्रीय संघर्षों में सक्रिय भूमिका निभाई। वे कई बार गिरफ्तार हुए। उनकी राजनीति की विशेषता थी डिसिप्लिन बिफोर डिस्प्ले, प्रदर्शन से पहले अनुशासन। उनके लिए राष्ट्रवाद केवल नारा नहीं था, राष्ट्रवाद का अर्थ था संगठन, त्याग, प्रशासनिक क्षमता और परिणाम की जिम्मेदारी। पटेल और उनकी पुत्री मणिबेन दोनों भारत छोड़ो आंदोलन के समय कारावास में रहे। मणिबेन लंबे समय तक उनके साथ कार्य करती रहीं और उनके निजी एवं सार्वजनिक जीवन की निकट सहयोगी बनी। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन स्वतंत्रता के साथ ही देश के सामने विभाजन, सांप्रदायिक हिंसा, शरणार्थी संकट, प्रशासनिक पुनर्गठन और रियासतों के भविष्य जैसी असाधारण चुनौतियां थीं। सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के पहले डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री और पहले होम मिनिस्टर, गृह मंत्री बने। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स, रियासत मंत्रालय का दायित्व भी संभाला।
इस मंत्रालय में वीपी मेनन उनके प्रमुख प्रशासनिक सहयोगी थे। यहीं से शुरू हुआ भारत के राजनीतिक एकीकरण का ऐतिहासिक अभियान। यहां एक महत्वपूर्ण नाम याद रखिए, वीपी मेनन। लेट मी रिपीट द नेम, वीपी मेनन का पूरा नाम वपला पांगुन्नी मेनन था। वे एक वरिष्ठ भारतीय सिविल सेवक और स्वतंत्रता के समय मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स में भारत सरकार के सचिव थे। वर्किंग अलोंगसाइड सरदार पटेल, he played a crucial administrative role in the political integration and accession of the princely states into India. ब्रिटिश शासन समाप्त होने के बाद रियासतों पर ब्रिटिश पैरामाउंसी सर्वोच्च अधिपत्य भी समाप्त हो रही थी। अब रियासतों के शासकों को यह तय करना था कि वे भारत में शामिल होंगे, पाकिस्तान में शामिल होंगे या स्वतंत्र रहने की कोशिश करेंगे। यदि बड़ी संख्या में रियासतें स्वतंत्र रहती तो भारत का मानचित्र टुकड़ों में बांट सकता था। रेलवे, संचार, रक्षा, व्यापार, कानून और आंतरिक सुरक्षा सब प्रभावित होते। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस समस्या को केवल भावनात्मक राष्ट्रवाद से नहीं देखा, उन्होंने इसे नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, भौगोलिक अखंडता और एडमिनिस्ट्रेटिव वायबिलिटी, प्रशासनिक व्यवहार्यता की समस्या माना। रियासतों के भारत में प्रवेश के लिए एक प्रमुख कानूनी व्यवस्था थी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इसके माध्यम से शासक मुख्यतः रक्षा, विदेश मामले और संचार जैसे विषय भारतीय संघ को सौंपते थे। पटेल और वीपी मेनन ने अधिकांश शासकों को समझाया कि स्वतंत्र रहना न तो व्यावहारिक होगा और न सुरक्षित। उनकी रणनीति में शामिल थे निजी संवाद, राजनीतिक आश्वासन, समयबद्ध दबाव, संवैधानिक व्यवस्था और आवश्यकता पड़ने पर कठोर विकल्प। इसे कहा जा सकता है परसुएजन बैक्ड बाय पावर। यह केवल भय नहीं था, यह स्पष्ट संदेश था कि राष्ट्रीय एकता पर अनिश्चितता अनंत समय तक नहीं चल सकती। सरकारी विवरणों में सरदार वल्लभ भाई पटेल को रियासतों के विलय का प्रमुख नेतृत्वकर्ता बताया गया है। सरदार पटेल का योगदान केवल सीमाओं को जोड़ने तक सीमित नहीं था, उन्होंने स्वतंत्र भारत के लिए एक सक्षम और निष्पक्ष प्रशासनिक सेवा की आवश्यकता पर बल दिया। 21 अप्रैल 1947 को उन्होंने सिविल सेवाओं को भारत के प्रशासनिक ढांचे की स्टील फ्रेम इस्पाती आधार रचना के रूप में देखा। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि वे राजनीतिक पक्षपात से ऊपर उठकर संविधान, कानून और राष्ट्र के प्रति निष्ठावान रहें। इसी कारण उन्हें अखिल भारतीय सेवाओं, विशेषकर आईएएस और आईपीएस के प्रमुख संरक्षकों में माना जाता है। परीक्षा में लिखने योग्य लाइन, पटेल viewed a politically neutral, professionally competent civil service as essential for national unity and administrative continuity. हिंदी अर्थ, पटेल के अनुसार राजनीतिक रूप से निष्पक्ष और व्यावसायिक रूप से सक्षम सिविल सेवा राष्ट्रीय एकता तथा प्रशासनिक निरंतरता के लिए आवश्यक थी। जूनागढ़ एक ऐसी रियासत थी जिसकी अधिकांश जनसंख्या हिंदू थी, लेकिन शासक मुस्लिम नवाब था। भौगोलिक रूप से वो भारत से जुड़ी हुई थी, फिर भी नवाब ने पाकिस्तान में शामिल होने का निर्णय लिया। इससे क्षेत्र में राजनीतिक संकट उत्पन्न हुआ। भारत सरकार ने प्रशासनिक और राजनीतिक दबाव बनाया। बाद में जूनागढ़ भारत में शामिल हुआ और जनमत संग्रह में भारत के पक्ष में भारी समर्थन दर्ज किया गया। जूनागढ़ का प्रकरण दिखाता है कि पटेल की नीति केवल एक सूत्र पर आधारित नहीं थी, वे स्थिति के अनुसार बातचीत, जनमत, आर्थिक दबाव और प्रशासनिक कार्रवाई का संयोजन करते थे। भारत सरकार के आधिकारिक वक्तव्यों में जूनागढ़, हैदराबाद और दूरस्थ क्षेत्रों पर पटेल की सूक्ष्म निगरानी का उल्लेख किया गया है। हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण रियासतों में से एक थी। निजाम स्वतंत्र स्थिति बनाए रखना चाहते थे, लेकिन भारत के मध्य भाग में एक विशाल स्वतंत्र राज्य का बने रहना आंतरिक सुरक्षा और भौगोलिक एकता के लिए गंभीर चुनौती था। लंबी बातचीत और बढ़ते तनाव के बाद सितंबर 1948 में भारत ने सैन्य कार्रवाई की, जिसे आधिकारिक रूप से ऑपरेशन पोलो कहा गया। कुछ ही दिनों में निजाम की सेनाओं ने आत्मसमर्पण किया और हैदराबाद भारतीय संघ में शामिल हो गया। इस घटना को समझते समय दो बातें याद रखनी चाहिए। पहली, पटेल बातचीत को प्राथमिकता देते थे। दूसरी, वे ये भी मानते थे कि अनिश्चितता और हिंसक अव्यवस्था को स्थायी रूप से जारी नहीं रहने दिया जा सकता। ये थी उनकी डिसाइसिव स्टेट क्राफ्ट, यानी कि निर्णायक शासन कला। जम्मू कश्मीर का मामला जूनागढ़ और हैदराबाद से अलग परिस्थितियों में विकसित हुआ। महाराजा हरि सिंह ने प्रारंभ में स्वतंत्र रहने की कोशिश की। अक्टूबर 1947 में कबायली आक्रमण के बाद उन्होंने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद भारतीय सेना भेजी गई।
कश्मीर के विषय में उत्तर लिखते समय यह न लिखें कि सभी निर्णय केवल एक व्यक्ति ने लिए। यह मामला महाराजा भारत सरकार, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, गवर्नर जनरल और सुरक्षा नेतृत्व सहित कई संस्थाओं और व्यक्तियों से जुड़ा था। एक अच्छे यूपीएससी उत्तर में मल्टी कॉजल एनालिसिस, बहुकारकीय विश्लेषण होना चाहिए। सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व और नीतिगत दृष्टिकोण कई मामलों में अलग थे। नेहरू अधिक अंतर्राष्ट्रीयतावादी, आधुनिकतावादी और वैचारिक दृष्टि वाले नेता थे। पटेल अधिक व्यावहारिक, संगठन केंद्रित और प्रशासनिक परिणामों पर बल देने वाले नेता माने जाते हैं। उनके बीच मतभेद थे, लेकिन इतिहास को केवल व्यक्तिगत संघर्ष की कहानी बना देना गलत होगा। दोनों ने गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन में काम किया और स्वतंत्र भारत की प्रारंभिक सरकार में महत्वपूर्ण दायित्व निभाए। यूपीएससी के उत्तर में अतिशयोक्ति से बचें। अभी इस बात को आप लोग नोट कर सकते हो। दे हैड डिफरेंसेस इन अप्रोच बट वर्कड विद इन अ शेयर्ड फ्रेमवर्क ऑफ नेशन बिल्डिंग। अर्थात उनके दृष्टिकोण में अंतर था, लेकिन दोनों राष्ट्र निर्माण की साझा संस्थागत व्यवस्था में कार्य कर रहे थे। सरदार पटेल के दो बच्चे थे, पुत्री मणिबेन और पुत्र दाह्या भाई। मणिबेन स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रही, कई आंदोलनों में भाग लिया, कारावास सहा और लंबे समय तक अपने पिता की सहयोगी रही। वे खादी पहनती थीं और सादगीपूर्ण जीवन के लिए जानी जाती थीं। दाह्या भाई बाद में व्यवसाय और सार्वजनिक जीवन से जुड़े तथा संसद के सदस्य भी बने। पटेल सार्वजनिक पद को निजी पारिवारिक लाभ का साधन नहीं मानते थे। उनकी प्रतिष्ठा सादगी, कठोर आत्मानुशासन और सार्वजनिक कर्तव्य को प्राथमिकता देने वाले नेता की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन 15 दिसंबर 1950 को बंबई, वर्तमान मुंबई में हुआ। 1991 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया। उनकी स्मृति में गुजरात के केवड़िया, वर्तमान एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता की प्रतिमा स्थापित की गई। उनकी जयंती 31 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है। उनकी विरासत को मुख्यतः राजनीतिक एकीकरण, मजबूत प्रशासन, राष्ट्रीय एकता, सिविल सेवाओं और निर्णायक नेतृत्व से जोड़ा जाता है। अब केवल 60 सेकंड में पूरा अध्याय दोहराइए। पटेल मेमोरी, फॉर्मूला पी, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, राजनीतिक एकीकरण, 560 से अधिक रियासतों को भारतीय संघ से जोड़ने का नेतृत्व। ए, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन मजबूत, निष्पक्ष और पेशेवर सिविल सेवा पर जोर। टी, टफ डिसीजंस, कठोर निर्णय, जूनागढ़, हैदराबाद और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े निर्णायक कदम। ई, एकता, राष्ट्रीय अखंडता, क्षेत्रीय विभाजन से ऊपर एक भारत का विचार। एल, लीडरशिप, नेतृत्व खेड़ा, बारडोली, कांग्रेस संगठन और स्वतंत्र भारत का प्रशासन। 5 तिथियां याद रखें। जन्म 1875, खेड़ा सत्याग्रह 1918, बारडोली सत्याग्रह 1928, कराची कांग्रेस अधिवेशन 1931, प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री 1947, निधन 1950, मरणोपरांत भारत रत्न 1991। अब एक ईमानदार प्रश्न, इतनी सारी तिथियां, आंदोलनों, पदों, स्थानों और प्रशासनिक शब्दों को क्या केवल एक बार वीडियो देखकर लंबे समय तक याद रखा जा सकता है? अधिकांश विद्यार्थियों के लिए उत्तर है नहीं। जानकारी को लंबे समय तक याद रखने के लिए आवश्यक है एक्टिव रिकॉल, बिना देखे जानकारी याद करने का अभ्यास स्पेस्ड रिवीजन, निश्चित अंतराल पर पुनरावृत्ति और विजुअल एसोसिएशन, चित्रों से जानकारी जोड़ना। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखकर हमने तैयार किया है सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्जाम ओरिएंटेड माइंड मैप पोस्टर। ये केवल दीवार सजाने वाला चित्र नहीं है, ये एक विजुअल रिवीजन सिस्टम, दृश्य पुनरावृत्ति प्रणाली है। इस पोस्टर में आपको एक ही स्थान पर मिलेंगे जन्म और निधन, खेड़ा और बारडोली सत्याग्रह, सरदार की उपाधि, कांग्रेस में भूमिका, प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का पद, रियासतों का एकीकरण, भारत रत्न, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, क्विक एग्जाम फैक्ट्स और याद रखने के लिए विशेष मेमोरी ट्रिक।